डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी सीरीज की पहला एपिसोड लेकर आपके सामने आया हूं और इस रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर रीनीट में जो पहला टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम फास्ट फॉरवर्ड पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो जब एनसीईआरटी आप खोलते हो तो इसमें लिखता है कि बायोटेक्नोलॉजी इसेंशियली डील्स विथ पता है आपको, एनसीईआरटी तो आप पढ़े ही हैं। तो इसेंशियली डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, दो चीजें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स। तो ये याद रखेंगे, डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बाय यूजिंग क्या यूज करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड जीएम व्हाट, फंजाई, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स इनका यूज करके बनाते हैं। फिर आगे आपको इसमें याद रखना है कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया, राइट। इनमें 3 है। पहला है प्रोवाइडिंग क्या, बायोकैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ प्योर एंजाइम और माइक्रोब्स, किस लिए, यही प्रोडक्शन करने के लिए बायोरिएक्टर में। नेक्स्ट रिसर्च एरिया क्या है, क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करना, ऑप्टिमल कंडीशन इन बायोरिएक्टर बाय इंजीनियरिंग। और जो थर्ड एरिया है वो है डाउन स्ट्रीमिंग, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को और इन्हांस करना, जैसे बायो प्रोडक्ट को प्यूरिफाई किया जा सके, राइट। देन आप आगे याद रखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, आपको क्या रिकॉल में रखना है, और वो है पहला आप याद रखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या याद रखना है, बस यही याद रखना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड की क्या हुई, फूड सप्लाई की ट्रिपलिंग हुई है। तो ट्रिपलिंग यही याद रखेंगे, बट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट क्या आता है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, यूज ऑफ टिश्यू कल्चर। और मेरा मानना है कि इस बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। टिश्यू कल्चर में क्या हाईलाइटेड पॉइंट है, पहला तो यही है कि टिश्यू कल्चर होता क्या, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट के पार्ट से, उसके किसी भी पार्ट से लैब में, कल्चर मीडिया में ढेर सारे आइडेंटिकल प्लांट बना लेना, टिश्यू कल्चर है। अब यहां कुछ टर्म एनसीईआरटी में दिए हैं, उन टर्म को आपको बिल्कुल उससे क्लियर कट आपको याद सारी चीजें रखना है बिना कंफ्यूजन के। क्या है, एक टर्म दिया है एक्सप्लांट, यानी प्लांट पार्ट यूज फॉर द टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट दिया है टोटीपोटेंसी, कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट पार्ट टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। देन कार्बन सोर्स इन टिश्यू कल्चर मीडियम, इस टिश्यू कल्चर मीडियम में कार्बन सोर्स क्या है, और वो कार्बन सोर्स क्या है, वो है सुक्रोज। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो कल्चर है उसमें सुक्रोज को कार्बन सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। उसके अलावा भी उसमें मिनरल्स, विटामिन और अमाइनो एसिड्स भी यूज होते हैं।
देन आपको याद रखना है ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। पता है प्लांट हार्मोन्स, दो प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं। क्या क्या याद करो? यस, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। और देन एनसीईआरटी लिखती है एक टर्म माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, process of formation of thousands of plant through tissue culture is called micropropagation। एक तरह से सिनोनिम वर्ड है, राइट? देन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्लांट्स, एग्जाम्पल आपको, यानी माइक्रो प्रोपोगेशन में जो कमर्शियल प्लांट बनाए गए हैं उनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दिया है एनसीईआरटी में टोमेटो, बनाना और एप्पल। देन एक वर्ड दिया है एनसीईआरटी ने सोमैटिक क्लोन, सोमैटिक क्लोन या सोमा क्लोन, सोमा क्लोन। जो माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर से जो सेवरल प्लांट्स बनाए जाते हैं एक एक्स प्लांट से, वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स ऑब्टेन थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशंस आर कॉल्ड सोमैटिक क्लोन्स। वो सारे सोमैटिक क्लोन कहलाते हैं, राइट? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया है मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर। जब एक्सप्लांट के रूप में, एक्सप्लांट के रूप में जब हम प्लांट का एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टेम यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर इज यूजफुल फॉर getting healthy plants from वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कोई प्लांट है वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, प्लांट मरने के कगार पे है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, फिर भी उसके मेरिस्टेम को लेकर के हम, मेरिस्टेम वायरस रेजिस्टेंट होते हैं तो उसको हम लेकर के उससे सेवरल प्लांट बना लेते हैं और वो प्लांट आगे रेजिस्टेंट होंगे, वायरस से रेजिस्टेंट होंगे। तो ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हमने ढेर सारे प्लांट बनाए हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें है शुगर केन, शुगर केन जो एपिकल मेरिस्टेम कल्चर से बनाया गया, शुगर केन, देन बनाना, बनाना एंड सोयाबीन, सोयाबीन। तो ये एपिकल मेरिस्टेम से बनाए हैं। इस टिश्यू कल्चर वाले पार्ट में जो लास्ट एक पार्ट है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सोमैटिक हाइब्रिड। ये ध्यान रखेंगे, सोमैटिक क्लोन और सोमैटिक हाइब्रिड दोनों में फर्क है। सोमैटिक हाइब्रिड में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट वेराइटी लेते हैं, उनमें से सेल्स अलग अलग करते हैं, सिंगल सेल्स, दोनों सेल की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, हटा देते हैं, नेकेड, दोनों का नेकेड प्रोटोप्लास्ट बचता है और उस प्रोटोप्लास्ट को, दोनों प्रोटोप्लास्ट को पीईजी केमिकल के हेल्प से आपस में फ्यूज करा देते हैं। उससे जो एक सिंगल हमें सेल मिलती है वो सोमैटिक हाइब्रिड होती है, उससे हम प्लांट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। और इस प्लांट, इसमें यानी दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर एक साथ आ गए, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो है पोमैटो। पोमैटो, ये पोमैटो जो बनाया गया, पता है आप किससे किसको, किसके किसके प्रोटोप्लास्ट को मिला के बनाया गया? टोमेटो,
पोटैटो एंड टोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो, इनको मिला करके। लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि इसका कमर्शियल यूज नहीं हो सका। प्लांट तो बन गया, नीचे उसके रूट में जो है पोटैटो लग रहे हैं, ऊपर जो है टोमेटो, एरियल पार्ट में टोमेटो आ रहा है, बट वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था, ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए इसका यूज, कमर्शियल यूज नहीं हो पाया, क्योंकि सारे एसेंशियल कैरेक्टर उसमें नहीं आ पाए जो इतना साइंटिस्ट सोच रहे थे। तो इसको छोड़ दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इतना दिया हुआ है टिश्यू कल्चर से। अब आगे एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है वो है यूज ऑफ जीएम क्रॉप या टेलर मेड क्रॉप फॉर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है। किस लिए मॉडिफिकेशन किया जाता है? तो इसमें जो मॉडिफिकेशन किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, कि प्लांट को यदि ऐसे जेनेटिक हाइब्रिड प्लांट वो यूज कर रहा है फार्मर और अचानक बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी तो प्लांट उसका विल्ट ना करने पे, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी या सॉल्ट है सॉइल में तो प्लांट डैमेज ना होने पाए, राइट, उसकी डेथ ना होने पाए, प्रोटेक्ट करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, फिर टू इंक्रीज मिनरल यूजेस फ्रॉम सॉइल, कि सॉइल से ज्यादा मिनरल यूजेस कर पाए, जिससे डिक्रीज करे क्या, रिलायंस, निर्भरता ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, उस पे कम से कम डिपेंडेंस हो, राइट। फिर डिक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। आप जानते हैं टोमेटो है चाहे अदर जो वेजिटेबल है वो हार्वेस्ट करने के बाद बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं, तो इसमें ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दो कि हफ्तों महीनों दिन तक ताजी बनी रहें और यूज होती रहें, खराब ना होने पाए। और एक और है टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसे हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस फॉर व्हाट, विटामिन ए। इसमें विटामिन ए की बायो फोर्टिफिकेशन कर दिया गया, राइट। तो गोल्डन राइस इसका एग्जाम्पल है। तो आपको यह, हाँ, एग्जाम में जो इंक्रीज है उसको कई बार डिक्रीज करके कर देता है, डिक्रीज को इंक्रीज कर देता है, और फिर इसमें से एक ऑप्शन सही रखता है, पूछता है कि करेक्ट कौन है, तो आप यहां ध्यान रखेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस एज बीटी कॉटन, इन प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन। लेकिन इस बीटी कॉटन प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक दिया है इसमें बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन जो बी है ये एक सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस से लिया गया है, और टी जो है उसकी स्पीसीज है थुरिनजिएंसिस, ये स्पीसीज का नाम है। तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस ये प्रोड्यूस करता है एक एंडोटॉक्सिन और प्रोटॉक्सिन ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, राइट, with help of क्राइजीन। उसके अंदर क्राइजीन होता है। हाँ, ध्यान रखेंगे यहां स्पेलिंग क्राई की स्मॉल सी से लिखते हैं, क्राइजीन। और जीन का नाम क्राई क्यों दिया? क्योंकि ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाती है। तो प्रोटीन को जो प्रोटॉक्सिन है इसको कैपिटल सी से लिखते हैं, क्राई प्रोटीन को हम कैपिटल से लिखते हैं, राइट। यदि ये प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर चली जाए
इंसेक्ट इंजेस्ट कर ले तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? ऑन इंजेक्शन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इसको इंजेक्ट करेगा तो क्या होगा, जो ये प्रोटॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन या क्राई प्रोटीन है, गेट सॉल्युबलाइज्ड, ये घुल जाती है, क्रिस्टल से ये घुल जाएगी, सॉल्युबलाइज्ड एट एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन गट पीएच ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के गट पीएच में ये क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, बिकम एक्टिव, एक्टिव हो जाएगी, फिर क्रिएट कोर, पोर्स इन गट वॉल, गट वॉल में, इंसेक्ट के गट वॉल में पोर क्रिएट करेगी, रिजल्ट लाइसिस, वॉल की लाइसिस करेगी, स्वेलिंग, स्वेलिंग करेगी, और इंसेक्ट फीडिंग बंद कर देता है और स्टार्व करके डाई हो जाता है, डेथ ऑफ इंसेक्ट, डेथ ऑफ इंसेक्ट, राइट। तो ये इसकी प्रोसेस दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है ऑर्डर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कर दिया है एनसीईआरटी ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो स्पेसिफिक है इंसेक्ट ऑर्डर लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन्स के लिए कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन के लिए डिप्टेरन्स, राइट। अब आपको यहां पर एग्जाम्पल इसका याद रखना है कि लेपिडोप्टेरन में कौन से इंसेक्ट आते हैं, ये मुसीबत कर दिया एनसीईआरटी ने, राइट। तो लेपिडोप्टेरन में आता है टोबैको, बडवर्म एंड आर्मीवर्म, आर्मीवर्म। कोलियोप्टेरन में आता है, यहां पर जो कोलियोप्टेरन का एग्जांपल है वो बीटल्स हैं, बीटल्स जिनके विंग्स काफी थिक होते हैं, और डिप्टेरन में एग्जांपल है फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज एंड मॉस्किटो आती है। फिर जो बीटी प्लांट्स हैं, राइट, ये बीटी जो जेनेटिक प्लांट्स हैं कौन कौन से बनाए गए हैं, एनसीईआरटी ने किन किन का नाम दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो एनसीईआरटी है, यहां पर सीसीईआरटी है, यहां पर कॉटन यानी बीटी, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, बीटी राइस है, बीटी टोमेटो है, बीटी सोयाबीन है, तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है, एटसेट्रा। लास्ट में आपको स्पेसिफिक क्राई जीन के बारे में याद रखना है। स्पेसिफिक क्राई जीन क्या, स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पेसिफिक क्राई जीन, इंसेक्ट स्पेसिफिक क्राई जीन में एक आप याद रखेंगे क्राई 1AB, 1AB, 1 मतलब एक, अभी एक भुट्टा चाहिए, एक ही भुट्टा चाहिए, 1AB, अभी AB, और भुट्टा कॉर्न को कहते हैं, तो ये कॉर्न बोरर के लिए है, कॉर्न बोरर, यही कंफ्यूजन हो जाता है। सेकेंड दिया हुआ है क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ये कॉटन बॉल वर्म, कॉटन बॉल वर्म के अगेंस्ट ये काम की है ये जी, तो ये स्पेसिफिक दे दिया। तो इतना आपको जो है मेमोराइज करना है बीटी कॉटन वाले पार्ट से। अब लास्ट यहां पर दिया है पेस्ट
रेजिस्टेंट प्लांट्स। यहां जो टेक्निक यूज की गई वो टेक्निक है, जो टेक्निक है वो है RNAi। RNAi मीन्स RNA इंटरफ्रेंस। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो RNAi है यूज्ड बाय ऑल यूकैरियोट एज सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। क्या करते हैं इसमें? ये साइलेंस कर देते हैं या इंटरफेयर कर देते हैं, साइलेंस द एक्सप्रेशन ऑफ mRNA by formation of डबल स्टैंडर्ड RNA। इसको डबल स्टैंडर्ड RNA में बदल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक RNA आके उससे जुड़ जाता है और फिर उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता और रिलेटेड प्रोटीन नहीं बन पाती। अब आगे दिया है कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी ने दिया है सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA। इस सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA क्या है? तो ये है, एक दिया है कि इन्फेक्शन ऑफ, एक आप याद रखेंगे, इन्फेक्शन ऑफ RNA वायरस। RNA वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो अपने RNA इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए। दूसरा दिया है कि RNA फ्रॉम ट्रांसपोजॉन। ट्रांसपोजॉन क्या है? ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स रिप्लिकेटिंग वाया RNA इंटरमीडिएट, वही RNA यहां यूज हो जाता है। आगे कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया गया, राइट? तो इसमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि इसका जो किस लिए बनाया गया, तो टू प्रिवेंट व्हाट? इन्फेस्टेशन ऑफ रूट पैरासाइट, रूट निमेटोड, एंड दैट वाज मेलोआइडोगाइन इनकॉग्निटा। तो आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो ट्रांसजेनिक टोबैको जो प्लांट है, इसके अंदर जीन, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, वो इस ट्रांसजेनिक प्लांट में डाला गया। किसके हेल्प से डाला गया? तो यहां पर जो वेक्टर यूज हुआ, वेक्टर वो है एग्रोबैक्टीरियम, राइट? एग्रोबैक्टीरियम का TI प्लाज्मिड यूज किया गया। जो ये निमेटोड है मेलोआइडोगाइन, उसका जीन प्लांट में डाला गया। जब प्लांट में डाला गया, राइट, तो इन ट्रांसजेनिक प्लांट जो निमेटोड जीन है, निमेटोड जीन ये एक्सप्रेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड को ये एक्सप्रेस करता है, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाते हैं और वो RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जुड़ जाएंगे, RNAi स्टार्ट हो जाएगी और आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगी कि जो निमेटोड को ग्रो करने में हेल्प करे। इस तरह से निमेटोड जो है नॉकआउट हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि यही डबल स्टैंडर्ड जो RNA बन गया, आगे चल के प्रोसेसिंग इसकी होगी और RNAi इनिशिएट कर देगा,
राइट। तो ये पॉइंट आपको आरएनएआई से याद रखना है, इतने ही, राइट। नेक्स्ट आता है कि यूज ऑफ यानी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको कैरी करना है, वो ये है कि अभी तक जो बायोटेक से जो थेरेपिक्स बनाए गए हैं, थेरेप्यूटिक्स, ठीक है, तो टोटल जो है 30 है ग्लोबली, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड 30 थेरेप्यूटिक्स जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से एनिमल से बनाए गए हैं वो ग्लोबली यूज हो रहे हैं। इन इंडिया आपको पता है कितने यूज हो रहे हैं? इन इंडिया कितने यूज हो रहे हैं? उसमें से इस 30 में से 12 आर यूज्ड, इनका 12 का परमिशन मिला हुआ है यूज करने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट यहां आता है नेक्स्ट इसमें आता है इंसुलिन के बारे में, एक थेरेपेटिक्स जो दिया है, ठीक है, इंसुलिन का। इंसुलिन आप जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो ह्यूमन में पेंक्रियाज से सिक्रीट होती है, बनती है। ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये नहीं बनती और न बनने से उनके शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता। एनसीईआरटी लिखी है कि पुराने टाइम में ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती थी वो स्लॉटर्ड पिग या कैटल के पेंक्रियाज से निकले गए इंसुलिन का यूज करते थे जो एलर्जिक थे। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी इली लिली ने एक जेनेटिक इंसुलिन बनाया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन बनाया और ह्यूमन के जीन से बनाया, जिसको ह्यूमन इंसुलिन बोला गया और वो वर्ल्ड वाइड यूज होने लगी। आप जानते हैं कि जो इंसुलिन ह्यूमन के अंदर बनती है, इस इंसुलिन में 3 चेन होते हैं जो आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। इनमें से एक होती है चेन ए, सपोज करो यहां से यहां तक ये चेन ए है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड या चेन बी होती है और तीसरी होती है, जो मिड की है वो सी है और लास्ट की है वो बी है। तो 3 है, ए बी और सी। मिड में जो है ये सी चेन है। ये इनएक्टिव इंसुलिन होती है, बट पेंक्रियाज के अंदर ही जब ये सिक्रीट होती है तो इसकी मैच्योरेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, जिसमें से ये सी चेन इसमें से बाहर निकल जाती है। ये जो सी चेन है, सी पेप्टाइड है, वो बाहर निकल गई और जब बाहर रिलीज हो जाती है तो इसमें से जो ए और बी बचती हैं, ए और बी, ये डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ जाती है। डाइसल्फाइड लिंकेज से ये जुड़ गई, राइट। ये डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ गई और मैच्योर इंसुलिन बन गई, राइट। ये काम करती है। अमेरिकन कंपनी एली लिली ने क्या किया कि चेन ए और चेन बी को आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज किया, इनके जीन को, फिर इसको ई कोलाई के वेक्टर में ट्रांसफर किया और फिर इन दोनों चेन को बायोरिएक्टर में सेपरेटली अलग अलग प्रोड्यूस किया, प्यूरिफाई किया और लास्ट में इन दोनों पॉलीपेप्टाइड को एक साथ रख दिया
जिससे ये दोनों डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ गई और ह्यूमन इंसुलिन बन गया। तो आपको इंसुलिन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब आता है इसमें जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो सबसे पहला फर्स्ट जीन थेरेपी दिया गया, फर्स्ट जीन थेरेपी वो किस ईयर में दिया गया और किसको दिया गया? आपको दो चीजें याद रखना है, ईयर्स, ठीक है, एंड टू होम, किसको दिया गया, राइट। ये 1990 में दिया गया और ये एक 4 इयर्स गर्ल को दिया गया, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल पेशेंट थी, सफरिंग फ्रॉम SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। वास्तव में इसमें एक जीन के, एडीए जीन के डिफेक्टिव हो जाने से एडीए एंजाइम नहीं बनता, और जब वो एंजाइम नहीं बनता तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है उस पर्सन की, और फिर वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाता है, सर्वाइबिलिटी मुश्किल में पड़ जाती है। तो ऐसे लोग सरवाइव कैसे करते थे? इसके लिए एक जो पहले जो टेक्निक थी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती थी, जो फंक्शनल एडीए जीन है लैब में सिंथेसाइज किया, इसके पीरियोडिक इंजेक्शन दिए जाते थे उस पेशेंट को, जिससे उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। दूसरा था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसमें किसी हेल्दी पर्सन से बोन मैरो लेकर के डिजीज्ड पर्सन, सफरिंग वाले पर्सन के अंदर ट्रांसफर किया जाता था, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन बाद में इसमें जीन थेरेपी आया। जो जीन थेरेपी आया ये सोमैटिक जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी। इस जीन थेरेपी में क्या किया कि फंक्शनल एडीए जीन को लेकर के और रिट्रोवायरस वेक्टर के हेल्प से उस पेशेंट के जो WBC हैं, ल्यूकोसाइट हैं, उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसजेनिक ल्यूकोसाइट बन गई, और उन ट्रांसजेनिक ल्यूकोसाइट के अंदर ये जीन चला गया। अब उन ल्यूकोसाइट को लैब में ग्रो कराया गया, कल्चर किया गया, और फिर उस ट्रांसजेनिक ल्यूकोसाइट को पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। जब उनके ब्लड में वो ल्यूकोसाइट गई, उसके अंदर जीन, फंक्शनल जीन है, तो वो जीन एडीए एंजाइम बनाने लगा, तो उसकी इम्यूनिटी ठीक हो गई, वो ठीक हो गया, जो कॉम्प्रोमाइज थी वो सही हो गई। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं, इनकी भी ये इमोर्टल नहीं है, एक सर्टेन लाइफ स्पैन है, तो ये मरती रहती है शरीर में, तो पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है इनकी भी, राइट। एनसीईआरटी लिखती है लास्ट में कि परमानेंट थेरेपी के लिए हम जो है जर्म प्लाज्म थेरेपी कर सकते हैं, यानी जब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके एम्ब्रियो में, अर्ली एम्ब्रियो में, या जो जाइगोट है उसके अंदर इस जीन को ट्रांसफर कर दें, फंक्शनल एडीए जीन को, तो फिर वो उसके जीनोम का पार्ट हो जाएगा और फिर हमें बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं इस चैप्टर में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनसीईआरटी लिखती है कि सबसे ज्यादा 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस बनाए गए हैं, राइट। अब लिखता है कि क्यों बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर व्हाट, क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला दिया है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी
एंड डेवलपमेंट। आज भी ह्यूमन या दूसरे एनिमल की जो फिजियोलॉजी है उसमें जीन का क्या रोल है, या जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें जीन का क्या रोल है, ये स्टडी का एक टॉपिक बना हुआ है। तो जैसे एक ग्रोथ फैक्टर होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो उस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की स्टडी करने के लिए कि किसी टिश्यू पर, किसी ग्रोथ पर उसका कैसे रोल है, कैसे काम करता है, तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर किसी दूसरे का जो जीन है, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन है, डाल देते हैं, तो उस एनिमल के अंदर इस हार्मोन लाइक सब्सटेंस का प्रोडक्शन अल्टर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, राइट। नेक्स्ट दिया है टू स्टडी डिजीजेस, यानी रोल ऑफ जीन इन सर्टेन डिजीजेस। कुछ डिजीज हैं जिनमें जीन भी रोल प्ले करता है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल में वो सस्पेक्टेड जीन को डाल करके और फिर हम देखते हैं कि आगे किस तरह से वो उस डिजीज को ग्रो होने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया है डिजीजेस का, राइट, तो उसमें दिया है कैंसर कार, कैंसर कार, ये 4 डिजीजेज हैं। कैंसर की स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज कर रहे हैं इसकी स्टडी के लिए, एल्जीमर के लिए यूज कर रहे हैं, और र्यूमेटिक आर्थराइटिस की स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। देन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज हो रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक्स, यानी कुछ डिजीजेस को ठीक करने के लिए हम सीप या गोट के अंदर जीन डालते हैं, उस जीन से प्रोड्यूस मिलता है और उसको डिजीजेस को ठीक करने में यूज किया जाता है। जैसे ह्यूमन का एक जीन डाला गया, ठीक है, शिप के अंदर, और उससे हम बनाते हैं ह्यूमन अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। तो ट्रांसजेनिक शिप से ह्यूमन अल्फा एंटी ट्रिप्सिन मिलती है, जो एक डिजीज होती है इम्फाइसेमा को ट्रीट करने में हेल्प मिलता है। एनसीईआरटी लिखती है कि सिमिलर अटेम्प्ट, इसी तरह के और भी थेरेप्यूटिक्स बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं टू ट्रीट, यानी ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सिमिलर अटेम्प्ट, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, PKU फेनिल कीटोन यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए भी सिमिलर अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि ये डिजीज की स्टडी के लिए 4 डिजीजेज हैं और ट्रीटमेंट में ये 3 डिजीजेज हैं, तो इसको क्लब नहीं करना है, कई बार ये क्लबिंग हो जाती है। फिर है आगे लिखता है कि ये जो फर्स्ट एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई रोजी, राइट, ये ह्यूमन का एक जीन इसके अंदर डाला गया, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जीन, और इससे ट्रांसजेनिक काऊ में ये जो ह्यूमन मिल्क इनरिच प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस होने लगी 2.4 ग्राम पर लीटर। तो ये आपको डेटा याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि ये किस ईयर में हुआ था, तो ये रोजी बनी थी इन 1997, राइट। तो टॉक्सिसिटी, ड्रग की टॉक्सिसिटी
की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। तो ड्रग भी, कोई भी एंटीबायोटिक है या कोई भी ड्रग्स बनती है तो डायरेक्ट किसी को खिला नहीं दी जाती है, उसके पहले उसकी कई राउंड टेस्टिंग होती है कि उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ये टेस्टिंग मंकी पर, माइस पे, दूसरे एनिमल पे की जाती है। लेकिन अब क्या किया गया कि इसमें सेंसिटिव, अब ध्यान रखना, इसमें जो ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया वो सेंसिटिव बनाया गया। किससे? ड्रग से, कि ड्रग्स के अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी है तो वो तुरंत उसमें एक्सप्रेस हो जाए और पता चल जाए, जिससे उसका यूज आगे ना किया जाए। रेजिस्टेंट नहीं बनाया गया है। रेजिस्टेंट रहेगा तो पता चलेगा उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं आ रही है, और ह्यूमन में यूज हुआ तो ह्यूमन में आ गई। तो ये ध्यान रखना है कि केमिकल या ड्रग सेफ्टी के लिए सेंसिटिव बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल जो है मोर सेंसिटिव बनाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट एक पार्ट छोटा सा छूटा हुआ है कि यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, राइट। जो डायग्नोसिस होती है कन्वेंशनल, जिसमें ब्लड सीरम से, यूरिन से डिजीज का पता लगाया जाता है, बट इसमें अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। यानी पर्सन को बीमार होना होता है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी जब सर्टेन अमाउंट आ जाती है, राइट, जो जेनेटिक मैटर है ग्रो कर जाता है, तब जाके वो टेस्ट हो पाती है। लेकिन अभी जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है अर्ली डायग्नोसिस में हो रहा है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो टेक्निक है वो अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाती है, जिसमें सीरम और यूरिन से करते हैं। और जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें जो अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल और थ्रू व्हाट? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी ने लिखा है, राइट। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्वेंट एसे। इसमें जो पीसीआर है इसके लिए लिखा हुआ है, ये रूटीनली यूज किया जाता है। यूज फॉर किसके लिए यूज किया जा रहा है? डिटेक्टिंग HIV इन एड्स सस्पेक्ट। जो एड्स सस्पेक्ट है उसमें HIV को डिटेक्ट करने के लिए, एंड फॉर डिटेक्टिंग म्यूटेशन इन जीन फॉर कैंसर सस्पेक्ट में भी जीन म्यूटेशन जानने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। एलाइजा का लिखा हुआ है कि दो चीजें लिखा है, बेस्ड ऑन, तो आपको याद रखना है कि इसका बेसिस क्या है। एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सैंपल में, पेशेंट से सैंपल ले लिया, सैंपल में यदि एंटीजेन है, सस्पेक्टेड एंटीजेन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये डिटेक्ट करके कलर चेंज करके बता देगा। यदि वो भी नहीं तो उस एंटीजेन के अगेंस्ट जो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो ये एंटीबॉडी भी हैं तो उनको भी डिटेक्ट करके ये डिजीज को बता देगा, राइट। एक और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑटो रेडियोग्राफी। ये भी ऑटो रेडियोग्राफी दिया है कि फॉर फाइंडिंग जीन म्यूटेशन, राइट। इससे जीन म्यूटेशन फाइंड किया जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, रेडियो सिंगल आइसोटोप लेवल जो है प्रोब लेते हैं, और जो सस्पेक्टेड जीन है उसमें इसका कंप्लीमेंट्री प्रोब बनाते हैं और उसके साथ उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, और फिर इसका एक ऑटो रेडियोग्राफ डेवलप करते हैं, राइट।
उस रेडियोग्राफ में यदि जीन में म्यूटेशन है तो वो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होता। उस रेडियोग्राफ में यदि जीन में म्यूटेशन है तो वो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होता। आज अपीयर नहीं है तो म्यूटेशन है, अपीयर हो गया तो म्यूटेशन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें रेडियो लेवल्ड राइट आइसो प्रोब लेते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होता है उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, जो टेम्पलेट या सस्पेक्टेड जो जीन का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके साथ, राइट। तो ये इतना जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से है। लास्ट जो है वो इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है इथिकल इशू। इथिकल इशूज जो है इसको डील करती है GEAC, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये इंडिया में इसके लिए ये कमेटी है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनकी वैलिडिटी और पब्लिक यूजेज में उसकी सेफ्टी को ये कंसीडर करती है और ये फिर अप्रूवल देगी तो वो पब्लिक डिस्क्लोजर में जाएगा, यूज होगा, राइट। इसके अलावा जेनेटिक जी के अलावा एक सेंटेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि बहुत ढेर सारी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर बायो रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास है, बट उसका उन्होंने कोई पेटेंट नहीं कराया है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इकोनॉमी अच्छी है, बट उनके पास बायो रिसोर्सेज नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं इनके बायो रिसोर्सेज, इनके नॉलेज को अपने पास पेटेंट करा लेती हैं और इन्हीं को यूज करने से रोक देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, एथिक्स है कि नहीं भाई वो गरीब है, वो डेवलपिंग कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेस हैं, तो आपका एथिक्स नहीं करता कि आप उसको अपने वहां ले जाके पेटेंट करा लीजिए और कहिए नहीं हमारा ये नया रिसर्च है। ऐसा ही एक एपिसोड आया 1997 में इंडियन बासमती राइस को लेकर के। आप जानते हैं कि इंडिया जो है रिच है बासमती राइस में, एनसीईआरटी में लिखा है अराउंड 2 लाख वेराइटीज हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं बासमती राइस के इंडिया में। और इसका पेटेंट एक अमेरिकन कंपनी राइस टेक ने करा लिया और वहां पर इन्होंने इंडियन जो बासमती राइस है जो फार्मर डेवलप करता है उसका क्रॉस करा लिया एक सेमी ड्वार्फ वहां के राइस से, और उन्होंने बताया कि एक नया इन्वेंशन है, ये नई हमारी इन्वेंशन है और इसको फिर इंडिया भी इसको यूज नहीं कर सकता। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उसके लिए अपील किया और वो उनका ढेर सारे पेटेंट राइट जो है कैंसिल हुए। इस तरह के ढेर सारे बायोपायरेसी के केसेस और भी आते हैं। और बायोपायरेसी होती है कि जिसमें कोई पेटेंटेड आर्टिकल है उसका बिना कोई कंपनसेशन दिए या बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के जब कोई कंपनी उसको इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कि इमरजेंसी जो कंसिडरेशन है बायो पेटेंट का, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने जो पेटेंट बिल है उसमें अमेंडेंट किया। सेकेंड उन्होंने अमेंडेंट किया और पेटेंट बिल पास किया रिसेंटली, जिससे वो इन इमरजेंसी कंसिडरेशन, पेटेंट का जो इमरजेंसी कंसिडरेशन है या जो रिसर्च है उनको वो कंसीडर करता है, इंक्लूड करता है, राइट। तो इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट है। यहां लास्ट में मैं एक बार चाहूंगा कि आपको सारे जो ईयर्स इस चैप्टर में दिए गए हैं उसको रिकॉल कर देना। ईयर्स में एक 1950 की बात किया है इसमें, और 1950 जो है वो सबसे पहले टिश्यू कल्चर किया गया 1950 में। फिर बात इसमें किया है कि 1983 में इंसुलिन बनी, अमेरिकन कंपनी इली लिली ने बनाया। फिर इसमें बात आती है 1990 की जिसमें जीन थेरेपी दिया गया। फिर बात आती है 1997 की जिसमें रोजी जो ट्रांसजेनिक काऊ रोजी बनी, जिसे अल्फा लैक्ट
एल्बुमिन प्रोटीन वाली मिल्क उससे बनती है, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर ये प्रोटीन होती है। और 1997 में ही